पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि हर चालक पदार्थ में धारा प्रवाह का विरोध करने का गुण पाया जाता है और इसी गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ओके, यानी कि अगर किसी चालक में हमें धारा प्रवाह कराना हो तो हमको इस अवरोध के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, है ना। और यह कार्य विद्युत स्रोत द्वारा ही किया जाएगा, जिससे वह चालक जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, और हम लोग यह भी जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि विद्युत स्रोत जो कार्य कर रहा है वह वैद्युत ऊर्जा के कारण ही संभव हो सकता है। ओके, और आप लोगों ने कक्षा 11 में कार्य ऊर्जा प्रमेय भी पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा को कार्य में या फिर कार्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो बैटरी कार्य कर रही है वो वैद्युत ऊर्जा के कारण कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य हुआ है वैद्युत धारा प्रवाह में वह वैद्युत ऊर्जा के बराबर है। ओके, इसीलिए आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे कि वैद्युत ऊर्जा क्या है और वैद्युत शक्ति क्या है। तो आज की हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी वैद्युत स्रोत द्वारा, वैद्युत स्रोत क्या हो सकता है कि वो बैटरी हो सकता है वो जनरेटर हो सकता है वो ट्रांसफार्मर हो, है ना। तो किसी वैद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ में एक निश्चित समय में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को ये एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। इसमें एक शब्द यूज हुआ है परिपथ, और इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि यदि विद्युत उपकरणों को विद्युत तार के द्वारा किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो बने हुए परिपथ को हम लोग वैद्युत परिपथ कहते हैं। उसी को शॉर्ट फॉर्म में केवल परिपथ ही लिखते हैं। ओके, इस परिभाषा को हम लोग दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी निश्चित समय के लिए वैद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ को दी गई ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ओके, तो अब हम लोग वैद्युत ऊर्जा के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लोग वैद्युत शक्ति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी परिपथ को किसी निश्चित समय के लिए धारा प्रवाह में किया गया कार्य
वैद्युत ऊर्जा कहला रहा है। ठीक है, तो अगर ये समय एक निश्चित समय न होकर के एकांक समय हो, ओके, अगर हम लोग एकांक समय के लिए धारा प्रवाहित करें किसी परिपथ में, तो उसमें भी कुछ ऊर्जा खर्चा करना पड़ेगा। उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं वैद्युत शक्ति। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वो एक निश्चित समय के लिए किया जा रहा है। यही किया गया कार्य अगर एकांक समय के लिए हो तो उसको हम लोग कहते हैं शक्ति। हम लोग ऊर्जा को माप रहे हैं हर सेकेंड, हर यूनिट टाइम में, ठीक है ना। तो उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे शक्ति। तो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि किसी वैद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ में एकांक समय के लिए धारा प्रवाह में किए गए कार्य को अथवा एकांक समय में दी गई ऊर्जा को उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में इसको भी हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किसी वैद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, इसको और शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ओके, लेकिन उस समय आपको याद होना चाहिए कि ये वैद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जा रहा है और परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया जा रहा है ना। तो अब हमको वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति दोनों के बारे में पता चल गया है कि दोनों कार्य पे निर्भर हैं। तो अब हमको ये काम करना है कि ये कार्य पता करना है कितना होगा, जिससे कि हम लोगों को कोई फार्मूला मिल सके और हम लोग वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति दोनों कैलकुलेट कर सकें या उसकी गणना कर सकें, है ना। तो चलिए वही करेंगे अब। इसके लिए मान लेते हैं कि कोई चालक है ए बी, ओके, ये चालक है ए बी। इसको किसी विद्युत स्रोत से, मान लेते हैं कि किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है। ओके, जिसके कारण इस चालक में एक धारा प्रवाहित हो रही है ए से बी की ओर, और उस धारा का परिमाण है I, है ना। और मान लेते हैं कि चालक के सिरे ए पर विद्युत विभव है VA और बी पर जो विद्युत विभव है वो है VB। ओके, तो यहाँ पर एक विद्युत विभवांतर होना चाहिए, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित हो रही है इधर से इधर की ओर,
और यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो V बराबर VA माइनस VB होगा। इस विभवांतर के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन सिरे B से A की तरफ प्रवाहित होंगे और धारा प्रवाहित होगी A से B की तरफ। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस बैटरी का विभवांतर भी V होना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। माना किसी चालक AB में धारा I A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। ओके, A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः VA तथा VB हैं। ओके, चूंकि धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, अतः VA बड़ा होना चाहिए VB से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चालक AB के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर VA माइनस VB है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने V बराबर VA माइनस VB ही क्यों लिखा है, VB माइनस VA भी लिख सकते थे। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि यह एक कन्वेंशन है कि विभवांतर जब भी बताया जाएगा वो धनात्मक में बताया जाएगा। यदि सिरों का नाम लेकर बताया जाता है कि सिरे B और A में अंतर B और A के विभवों में अंतर -1 वोल्ट है तो ये चलेगा, लेकिन जब भी केवल विभवांतर लिखा जाएगा तो इसमें कन्वेंशन है कि वो हमेशा धनात्मक बताया जाए। ओके, और यहाँ पर हमको पता है कि सिरे A पर विभव सिरे B के विभव से ज़्यादा है, इसलिए जब भी हम विभवांतर बताएंगे VA माइनस VB लिखेंगे। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं है। ओके, अतः चालक में T समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर IT होगा तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन UB माइनस UA। अब ये कैसे पता चला कि UB माइनस UA होगा, क्योंकि जो धारा है वो A से B की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो जब भी हम लोग ऊर्जा में अंतर निकालेंगे तो ये बताएंगे कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बताते हैं। क्लियर है? तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन UB माइनस UA होगा, और आपको U का फार्मूला पता है कि QV होता है, यानी कि UB बराबर होगा QVB, क्योंकि इतने आवेश सिरे B पर पहुंच रहे हैं माइनस, और उतने ही आवेश सिरे A से चल रहे हैं, तो आवेश तो बराबर रहेंगे, विद्युत विभव अलग अलग हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर Q कॉमन ले लें
तो वी बी माइनस वी ए आएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने ये बताया है कि v बराबर है वी ए माइनस वी बी। ओके, तो वी ए माइनस वी बी लिखना है हमको, और यहाँ पे हमको मिल रहा है वी बी माइनस वी ए। अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्यू भी। ओके, क्योंकि वी बी माइनस वी ए बराबर होगा माइनस भी के बराबर। ओके, और क्यू की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाली है, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्यू की वैल्यू रखने पे माइनस आई भी टी। ओके, इसको अगर समीकरण 1 बना लें तो ये हो जाएगा समीकरण 2, और इसके आगे लिखना पड़ेगा कि ये जो भी वैल्यू हमने क्यू की रखी है वो समीकरण 1 से उठा के रखी है, समीकरण 1 से। ओके, अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में पढ़ चुके हैं, तथा स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है कि यू बी माइनस यू ए बराबर होगा माइनस डब्लू के, जहाँ डब्लू बराबर वैद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ओके, अतः W बराबर आई भी टी। क्लियर है? ये समीकरण हो जाएगा 3, तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा संरक्षण कहता है कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा बराबर होगी बिंदु B पर कुल ऊर्जा के, लेकिन किसके? इलेक्ट्रॉनों के, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा सिरे A पर बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा सिरे B पर के। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है, तो के ए प्लस यू ए बराबर होगा के बी प्लस यू बी के। यहाँ के ए तथा के बी क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर गतिज ऊर्जा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं के बी माइनस के ए, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर आएगा माइनस यू बी माइनस यू ए, और ये हमको मिला है डब्लू के बराबर, और ये बराबर आएगा आई भी टी के। ओके, ये समीकरण नंबर 4। इससे हमको पता चला है कि गतिज ऊर्जा जो है, जो सिरे बी पर गतिज ऊर्जा होगी सिरे ए पर गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होगी, और इसका अंतर आ रहा है कार्य के बराबर। ओके, इसका मतलब हम लोग अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा तो ज़्यादा है बी पर, इसका मतलब द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो नहीं रहा है। क्या चेंज हो रहा है? वेग चेंज हो रहा है, यानी कि वेग जो है सिरे बी पर जो वेग होगा इलेक्ट्रॉनों का, वो सिरे ए पर जो वेग होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं। अर्थात चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र के
प्रभाव से अगर आवेश, जो कि इलेक्ट्रॉन है, आवेश मुक्त रूप से गतिमान रहते तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, परंतु आवेश त्वरित गति से गमन नहीं करते हैं, बल्कि अपरिवर्ती, मतलब जो कि बदलता नहीं है, अपवाह वेग से चलते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोगों ने कक्षा 11 में सीमांत वेग के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कोई द्रव से भरा हुआ बर्तन रखा रहता था और ऊपर से कोई पत्थर गिराते थे हम लोग। तो जब तक द्रव की सतह से टकराया नहीं होता है पत्थर, वो उसकी गति यानी कि उसका वेग जो है बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही वो द्रव में गिरता है तो कुछ समय बाद उसका वेग जो है स्थिर हो जाता है, और उसी वेग को हम लोग कहते हैं सीमांत वेग। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो द्रव के अणुओं से टकराता रहता है और उस पर श्यानता भी लगती रहती है। ओके, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है कि स्टार्टिंग में तो स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन कई सारी टक्करों के कारण उसका वेग जो है अपरिवर्ती यानी कि एक नियत वेग से आगे बढ़ने लगेगा, और उसी नियत वेग को हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। ओके, ऐसा आवेशों का आयनों तथा परमाणुओं से, एक और बात ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया गया था कि जो भी हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है, यानी कि आपको अपने इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों को वही करना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका एक ख्याली पिक्चर बनाइए दिमाग में, जिससे आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। तो परमाणुओं से टक्करों के कारण होता है, अतः टक्करों के समय आवेशों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा परमाणुओं के साथ आपस में बांट ली जाती है, जिससे चालक गर्म हो जाते हैं, और जब गर्म हो जाएंगे तो प्रकाश उत्पन्न करेंगे। तो ऐसा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने विद्युत बल्ब में देखा है। जो पीले कलर का घर में बल्ब लगता है 10 रुपया वाला,
उसमें एक फिलामेंट लगा होता है, उसमें जैसे ही धारा प्रवाह होती है इलेक्ट्रॉन टकराने लगते हैं और इतनी ज़्यादा टक्करें होती हैं कि वो तुरंत ही फिलामेंट जो है गर्म हो जाता है और गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करता है। और एकदम ऐसा ही कंडीशन हीटर में भी होता है। जैसे ही हीटर ऑन करते हैं वो लाल कलर का हो जाता है और इतना गर्मी उत्पन्न करता है कि हम लोग उस पर खाना बना सकते हैं बड़े आराम से। ओके, चालक गर्म हो जाते हैं। अतः ऊष्मा के रूप में क्षयित ऊर्जा का परिमाण, यानी कि ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा का परिमाण कितना होगा? वही गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया है KB माइनस KA। तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए था W के बराबर, लेकिन ये परिवर्तन हुआ नहीं। तो ये परिवर्तन गया कहाँ? तो ये परिवर्तन गया, आप लोगों को पता ही है कि चालक में भी विभवांतर के साथ I धारा प्रवाहित करने में, वो भी T समय के लिए। ये हम लोगों ने पीछे निकाला हुआ है समीकरण 3 तथा 4 से। ओके, तो ये ऊर्जा क्षय हो गई इतनी धारा को इस विभवांतर के कारण इतने समय के लिए प्रवाहित करने में। ओके, और हम लोगों ने पढ़ा तथा एकांक समय में क्षयित ऊर्जा शक्ति, जिसको कि P से प्रदर्शित करेंगे हम लोग, के बराबर होती है। ओके, जब हमको कार्य पता चल गया है तो एकांक समय में जो कार्य होगा उसी को तो शक्ति कहते हैं, होती है। अतः P बराबर W/T, और जैसे ही ये करेंगे I भी T/T बराबर, I भी लिखें या VI लिखें। ओके, चूंकि V बराबर IR भी हमको पता है, अतः हम कह सकते हैं कि जो P आएगा वो तो VI के बराबर है ही, ये V²/R के भी बराबर आएगा और ये I²R के भी बराबर आएगा। तो ये फार्मूला मिल गया शक्ति का, जिसको कि आप लोग याद रखेंगे। ओके, यह R प्रतिरोध के चालक, जिसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, में होने वाला शक्ति क्षय है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम लोग आगे नए टॉपिक की शुरुआत हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक पढ़ाया जा चुका है और बहुत ही सारे इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 2-4 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ओके, और हाँ, एक और बात, यहाँ से हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। इसका कई सारा मात्रक आएगा, जैसे कि वोल्ट एम्पियर आएगा, यहाँ से आएगा वोल्ट² प्रति ओम, यहाँ से आएगा एम्पियर² ओम, है ना।
तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इतने सारे मात्रकों का इस्तेमाल न करके केवल एक मात्रक का यूज किया जाता है जिसको कि वाट कहते हैं, और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग किताबों से मात्रक और जो उसकी विमाएँ हैं आप लोग खुद से पढ़ते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि सबसे छोटा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया भी है, वो है कि 600 वाट 120 वोल्ट के हीटर का प्रतिरोध बताइए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया भी है ना। जब भी आप मार्केट में कोई भी बल्ब या हीटर खरीदने जाएंगे तो उसके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है इस तरह का कि 600 वाट का है, इतने वोल्ट पे चलता है, इतने एम्पियर पे चलता है, सब कुछ लिखा रहता है। ओके, तो हमारे पास एक हीटर है जिस पे लिखा हुआ है कि 600 वाट और 120 वोल्ट का है। तो क्या हम लोग इससे इस हीटर का प्रतिरोध निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। इसका आंसर वैसे तो आप लोगों को आ रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमने अभी अभी पढ़ा एक फार्मूला कि P बराबर होता है V²/R। ओके, और यहाँ पे दिया गया है P, इसको पहले ही लिखना चाहिए था कि दिया है P बराबर 600 वाट और V बराबर 120 वोल्ट। ओके, तो जब हमको ये दोनों क्वांटिटी दी गई हैं तो हम लोगों को भी पता है, P पता है, तो R नहीं निकल जाएगा। इसलिए R बराबर V²/P बराबर 120 गुणे 120/600, 0 0 कट जाएगा, 6 दूना 12 बराबर आ गया 24 ओम। एकदम इजी था। इसी तरह का एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा सा टफ है। वो है कि 10 ओम के एक मोटे तार को खींचकर पतला कर दिया जाता है, जिससे उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। तीन गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इजी है, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं बता दूंगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहला काम आप लोग करेंगे कि क्या दिया है वो लिख लेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या करना है। ओके, तो दिया है पहली स्थिति में है तो ये R1 दिया हुआ है 10 ओम, और L1 दिया हुआ है, मान लेते हैं कि वो L1 जो है वो L के बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे माना, कोई दिक्कत नहीं है। और L2 हमको पता है कि हो गया है ये 3 गुना, पहली स्थिति में जितनी लंबाई थी उसकी 3 गुना लंबाई बाद में हो गई है। ओके, तो L2 बराबर 3L हो जाएगा। और हमको पता करना है नया प्रतिरोध, R2 बराबर पूछा गया है। और आपको पता है कि R बराबर होता है, चूँकि R बराबर होता है रो L/A, तो L1 L2 R1 तो दिया है, R2 जिससे हम लोगों को निकालना है, लेकिन रो नहीं दिया है ना। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो रो है
वो प्रतिरोधकता होती है, और प्रतिरोधकता केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ना। तो पदार्थ तो दोनों स्थितियों में वही है, उसी पदार्थ को हम लोग खींच करके लंबा कर रहे हैं, यानी कि पदार्थ का रो तो नहीं बदलने वाला है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो रो 1 है वो बराबर होगा रो 2 के, और इसको हम लोग मान लेते हैं रो है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चूंकि R1 बराबर रो 1 L1 बटा A1 तथा R2 बराबर रो 2 L2 बटा A2 होगा, इसको बना लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर हमको क्या मिल जाएगा, R2 बटा R1 बराबर A2 बटा A1 इंटू L1 अपान L2। गलत हो गया जी, हाँ पूरी तरह से गलत हो गया है। तो ये आएगा A1 बटा A2, ये आएगा L2 अपान L1। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको R1 पता है, L2 पता है, L1 पता है, लेकिन हमको A1 और A2 तो पता ही नहीं है। अगर कहीं से हमको A1 और A2 मिल जाए तो हम लोग R2 निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका क्या तरीका हो सकता है निकालने का, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक तार है, मोटा तार है, ऐसे सुविधा के लिए मान लेते हैं, ठीक है। इसको खींच करके लंबा करना है, तो मैं इसको खींच करके लंबा कर दूंगा तो ये पतला हो जाएगा। आप लोगों ने प्रत्यास्थता में पढ़ा भी है, ठीक है। तो ये हो गया पतला, इतना लंबा हो गया। तो यहाँ पर केवल एक ही क्वांटिटी है जो परिवर्तित नहीं होगी, और वो है इसका आयतन। ओके, तो ये समीकरण 3 बना दें। और हम लोग जानते हैं चूंकि तार का आयतन दोनों स्थितियों में, इसको लिख देते हैं भी, दोनों स्थितियों में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात V1 बराबर रहेगा V2 के। यहाँ पर विभवांतर नहीं है, ये आयतन है। ओके, तो V1 बराबर V2, और आयतन होता कितना है, जब इसका क्षेत्रफल और लंबाई दिया है, इसका मतलब ये बेलनाकार है, और बेलन का आयतन होता है A1 L1 बराबर A2 L2 होगा। अर्थात हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ से कि A1 बटा A2 बराबर L2 बटा L1। ये समीकरण 4 बनाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से हमको ये पता चल जाएगा कि R2 बराबर होगा R1, और A1 अपान A2 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा L2 स्क्वायर बटा L1 स्क्वायर। उसका भी मान रख दीजिए, R1 L2 का मान है 3L, तो ये हो जाएगा 9L स्क्वायर अपान L स्क्वायर, और R1 का मान है 10, तो 9 × 10 बराबर 90 ओम। ओके, तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध 300 केल्विन पर 2 ओम है। ओके, चालक का प्रतिरोध 4 ओम किस ताप पर होगा, किस ताप पर होगा। दिया क्या है, यदि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00125 प्रति केल्विन हो। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है, R बराबर 2 ओम किस पे दिया हुआ है, 300 केल्विन पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये R0 है, ठीक है। और RT दिया हुआ है 4 ओम, T टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम दिया हुआ है। अल्फ़ा दिया हुआ है 0.00125 प्रति केल्विन। ओके, और हमसे पूछा गया है T बराबर क्वेश्चन, जबकि T0 दिया गया है 300 केल्विन। ओके, तो हम लोगों ने कल ही फार्मूला पढ़ा है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0, ये पढ़ा है हम लोगों ने। तो RT का मान हमको पता है 4 ओम, R0 का मान पता है 2 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा का मान भी पता है 0.00125, T का मान हमको निकालना है और T0 300 केल्विन दिया हुआ है। ओके, तो 4 में 2 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा, और 2 फिर 1 को इधर लाएंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा, और इसको लेके आएंगे तो आ जाएगा 1/0.00125 बराबर T माइनस 300, ये आएगा। 1/0.00125 करेंगे तो ये आएगा 800, और 300 को इधर भेज देंगे तो प्लस 300 बराबर T हो जाएगा, अथवा T बराबर 1100 डिग्री केल्विन आ जाएगा, 1100 केल्विन आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम इजी था। तो ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था, और आज का क्लास यहीं पे पूरा होता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर पे करिएगा, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, एक नियान गैस विसर्जन नलिका में 2.9 × 10⁻18 Ne प्लस आयन प्रति सेकेंड नलिका के एक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर दाईं ओर गति करते हैं, जबकि इसी समय 1.2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन बाईं ओर गति करते हैं, तो वैद्युत धारा का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी कि नियान गैस विसर्जन नलिका क्या है। तो आपको पहले बताया गया है कि अगर गैस में विद्युत प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज या विसर्जन, और उसी गैस को अगर किसी नली में भर दिया जाए और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाए तो उसको कहा जाता है, उस नली को कहा जाता है गैस विसर्जन नलिका। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में लगा हुआ ट्यूब लाइट है। ओके, तो इसमें दिया गया है कि धन आयन दाहिनी ओर जा रहे हैं और ऋण आयन जो कि इलेक्ट्रॉन है बाईं ओर जा रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि करंट जो है धन आयन की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ओके,
यानी कि इसमें आप लोगों को केवल काम इतना करना है कि धन आयन के कारण जो करंट है और ऋण आयन के कारण जो करंट है वो दोनों योग हो जाएंगे, तो जोड़ देंगे और हमको टोटल करंट मिल जाएगा। और करंट आपको पता ही है, आवेश बटा समय, और आवेश Ne पर एक धन आयन है, इसका मतलब धन आवेश एक प्रवाहित हो रहा है दाहिनी ओर, और ऋण आवेश पर तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको कर लेंगे। ओके। दूसरा होमवर्क है, 5 मीटर लंबी एक खोखली नली का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवार की मोटाई 5 मिलीमीटर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ओके। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है प्रतिरोधकता दी गई है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो तो नली का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये तो काफ़ी इजी है, आपको पता है कि R बराबर होता है ρL/A, लेकिन यहाँ पे चैलेंज है कि A कैसे निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जितना दूर तक पदार्थ है केवल उतना दूर तक का ही होगा, तो यानी कि आपको यहाँ पे त्रिज्या आपको R1 और R2 पता है, तो आप लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। और A2 और A1 क्या है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे वृत्ताकार जो वायर है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, पाई R2 स्क्वायर, तो उसको हम लोग कहेंगे A2, और उसको हटा देंगे पाई R1 स्क्वायर में, यानी कि A1 में, तो हमको उसके क्षेत्रफल का पता चल जाएगा। ओके। तो आप लोग फार्मूले से निकाल लीजिएगा ρL/A, जहाँ पे A जो है A2 माइनस A1 होगा। ओके। अब आपका तीसरा और आखिरी होमवर्क है, लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या R है, इसके 2 बराबर भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया जाता है, दूसरे भाग को गलाकर एक समान व्यास का L2 लंबाई का तार बनाया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात उनकी लंबाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया भी है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे, इसलिए इसके बारे में कोई हिंट नहीं आपको दिया जाएगा, तो आप लोग इसको करिएगा, और नहीं आने पे बता सकते हैं, तो कोशिश पहले करिएगा। ओके।